दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। ये तो पक्का नहीं स्वीकारा जा सकता और कहा जा सकता कि ओशो ने अपने शरीर में रहते अपने काम को कैसे चलाया, वैसा उनके बाद उनके पीछे चलने वाले लोग कर पाए। इसकी तो ये तो बहुत बड़ी मांग हो जाएगी। लेकिन ओशो के काम करने के ढंग को एक रूपरेखा की तरह, एक मार्गदर्शिका की तरह तो देख सकते हैं ना भाई, कि ओशो अपने काम में क्या क्या चीज़ें किस तरीके से करते रहे। उसी के आसपास आगे भी जीवन कार्य चलना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी तो रॉकेट साइंस नहीं है। ओशो ने अपने आसपास कभी भी भीड़ को इकट्ठे नहीं होने दिया, क्योंकि भीड़ के लिए ओशो थे भी नहीं। और ओशो इतना प्रबल आकर्षण था, इतना विद्वान, इतने जीनियस, उनकी वाणी में ऐसा अमृत, ऐसा जादू, उनके व्यक्तित्व का ऐसा आकर्षण कि हर कोई उनकी तरफ खींचा चला जाता। जिस विषय पे वो बोलते तो भीड़ लग जाती उनके आसपास। पर ओशो को साधकों पे काम करना था, प्यासों पे काम करना था, जो जीवन रूपांतरण के लिए अपने को दांव पे लगा सकते उनके लिए उपलब्ध होना था। तो वो भीड़ को हमेशा ना छाड़ते गए, क्योंकि वरना तो भीड़ में बेचारे साधक कहीं, क्योंकि साधक की वो तो क्षमता, वो खासियत भी नहीं होती है कि वो भीड़ में से अपने कोटा के आगे लाए। ये तो भीड़ में तो तमाम तरीके के मूड, अहंकारी और राजनेता टाइप के लोग होते हैं जो कि आगे से आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्हीं के अंदर होता है, उनको पता होता है कि कैसे दूसरों को लतिया के आगे बढ़ना। तो ओशो ने ये बहुत ध्यान रखा और पूरी दुनिया से उनके पास आने वाले शिष्यों को अपने पास आने दिया, शारीरिक रूप से भी, आत्मिक रूप से भी। ये ओशो करते रहे पूरा जीवन। और उनका ऐसा करना ही था कि एक गांव के एक सामान्य से परिवेश से निकले हुए छोटी उम्र के व्यक्ति को भी मैं अपनी कह रहा हूँ कि मुझे इतने अवसर मिले कि उनके सामने बैठ के मैंने प्रवचन सुने और जो कुछ भी उनसे बातें करने का। और ये ओशो, क्योंकि अगर ओशो के पास जो दुनिया से लोग आए उनको देखे तो मैं तो कभी भी नहीं जा सकता था उनके आसपास, उनके सामने बैठ के बातें कर पाया, और मेरे जैसे लाखों लोग कर पाए। ओशो ने इतना तो हमेशा ना, अब ये उनकी कला थी कि वो उनको पता होता था कि कैसे अपने पास साधकों को लाना, और पूरा जीवन वो करते रहे। लेकिन उनको ये भी पता था कि समय समय पर उनके आसपास भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन उस भीड़ को छांटना है। एक बार बहुत साल पहले की बात है, एक स्वतंत्रता सेनानी से मेरी मुलाकात हुई थी। वृद्ध थे और काफ़ी वृद्ध थे, लेकिन ओशो के प्रभाव से पूरी तरीके से अभिभूत। तो मुझे बताने लगे कि किस तरीके से जब ओशो को शुरू में बोलना शुरू किया और सुना, तो पूरे देश के जो लोग थे, जो उस वक्त के गांधी विचार पूरे देश में चल रहा था, वो ओशो की तरफ खींचे चले गए। उनने नाम गिनाए, कई बड़े बड़े नाम, और किस तरीके से पूरे देश के अंदर जीवन जागृति केंद्रों की स्थापना हुई, और उसमें ये लोग शामिल हुए, क्योंकि इनके अंदर आंदोलन की या देश को आगे बढ़ाने की एक प्रबल वो थी। और वो वृद्ध सज्जन मुझे बताते हैं कि जब ओशो ने सेक्स पर प्रवचन दिया, पूरे देश से इस्तीफे हो गए। अब लगता तो ऐसा है कि जैसे कि उन लोगों ने अपनी, चूंकि मान्यता के अनुसार ओशो ने बोले तो अपने को अलग किया, लेकिन ये तो ओशो का भी ढंग था कि, तो इसी तरीके से लोग, लेकिन उन्हीं लोगों में से फिर जो प्यासे होते तो ओशो के पास रह गए। आनंद मैत्रेय का नाम ले सकते हैं, या ऐसे कई नाम हैं। तो ये ओशो की कला थी, किसी भी धर्म पे, किसी भी धर्म गुरु पे, किसी भी शास्त्र पे बोल के उस वर्ग को अपने पास लाना, फिर अब उनमें से जो साधक है उनको रख लेना और बाकी को छांट देना। ये ओशो के काम का एक प्रमुख अंग रहा। ओशो के शरीर से जाने के बाद
अब ये मैं कहूँगा, निश्चित रूप से कहूँगा और अपने अनुभव से कहूँगा और आंखों देखी बात से कहूँगा, पूना ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट जिसे हम कहते हैं, वहाँ के मैनेजमेंट ने जरूर इसमें कोई समझौता नहीं किया। कोई ऐसी बात नहीं की कि भीड़ आने लग जाए, भीड़ की कोई परवाह नहीं की। निश्चित रूप से भीड़ के आने से एक संस्था को बहुत लाभ होता है, आर्थिक लाभ तो होता ही होता है लेकिन वो समझौते नहीं किए गए। भीड़ आए कि नहीं आए, और कई तरीके की आलोचनाएं हो, उन आलोचनाओं को भी उस मैनेजमेंट ने सहा, लेकिन समझौता नहीं किया भीड़ के लिए। अब ये जैसे कि कई तरीके की ये पूजा पाठ की और ये जो हमारी थोड़ी सी भारतीय की आदतें होती है, उनसे रिलेटेड मांगे की जाती है कि वैसा वहाँ क्यों नहीं होता है। अब ये बात, अब ठीक है, ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, कीर्तन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन बात कीर्तन पे ही समाप्त नहीं हो जाती। फिर कीर्तन के पीछे एक पूजा पाठ की और कर्मकांड की श्रृंखला चल निकलती है जो पूरे देश में चल रही है, क्योंकि ये फिसलन का मार्ग है। रपटे तो पूरी तरीके से रपट जाएंगे, तो उस जगह से वो फिसलन न हो, इसका उन लोगों ने पूरा ध्यान रखा और उसकी कीमत चुकाई, आर्थिक और भावनात्मक और हर तरह पे, लेकिन समझौता नहीं किया। और आप देखो बाहर आज कई जगहों पे जो ओशो के नाम पे कर्मकांड हो रहे हैं, सिर पीट लो अपना यार। मैं कल ही किसी ने फेसबुक पे फोटो डाला नेपाल के रिंग मास्टर का, लेकिन उसी तरीके के लोग हैं, उनको तो बस ये लग रहा है कि ओशो का काम कर रहे हैं, ये ओशो के काम के बहाने अपनों को पुजवा रहे हैं, अपनों को महान बना रहे हैं, अपनी तस्वीरें लगवा रहे हैं, अपने पैर पड़वा रहे हैं। ये सारी उनकी घटियापन चल रहे हैं, क्षुद्रता है, लेकिन ओशो की छाती पे चढ़ के ओशो के संदेश को मर्डर करके भी वो लोग इतने घिनौने काम कर रहे हैं। और ये ऐसा होता है। अगर पूना के मैनेजमेंट ने ध्यान नहीं रखा होता तो ये सब वहां पे भी चालू हो जाते और होने लगे थे। वैसी चीजें वहां होने लगी थी, हमने आंखों से देखा है। व्यक्ति पूजा वहां चल गई थी, क्योंकि जो नए लोग आते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कोई व्यक्ति ओशो के आसपास था, किसी पद पे था या जो भी कुछ, और फिर मजा आता है ऐसे लोगों को अपने पास बुलाने का, बातें करने का। हाँ, ऐसे मिलना हुआ, वैसे हुआ, हम वहाँ गए, वहाँ ओशो को गर्मी लग गई। अब ये चीज़ों से एक बहुत ही निम्न स्तरीय चीज चल निकलती, जिसमें ओशो की जो प्रमुख काम है वो कहीं ले जाता। और रह क्या बाहर, आप देखो, मैं जब इन बाहर की कई जगहों के फेसबुक पे क्लिप्स देखता हूँ तो मैं क्या कर रहे हैं भाई, इनको पता भी है ना कि ओशो क्या है, ओशो का काम कैसे चलता है, लेकिन पैसे लगा लगा के दुकानें खोल ली, क्योंकि गुरुडम का अपना मजा है, गुरुडम की अपनी वासना है। और फिर ग्राहकों को बुलाने के लिए तमाम कटरे अपनाए जा रहे हैं। जिन जिन चीजों से भी ग्राहक आ सकते हैं, विज्ञापन कर रहे हैं, तरह जगह जगह लोगों के अपने फोटो भी डाल रहे हैं। और फोटोओं में ये एक बिल्कुल मानवीय मनोविज्ञान का सत्य है कि स्त्रियों को देख के जाती है और स्त्रियों को देख के पुरुष जाते हैं। तो आप देखो ऐसे क्लिप आते हैं, उसमें से 10 फोटो आएंगे तो 9 स्त्रियों के होंगे और उसमें भी थोड़ी बहुत सुंदर दिखने वाले के ज़्यादा होंगे। ये सारी चीज़ें चल रही है। ग्राहक आ भर जाए, वो हर समझौता करने को तैयार है। रबड़ी खा के आएगा, अरे हमारे यहाँ बहुत गरम गरम रबड़ी बन रही है, ऐसी रबड़ी कभी कहीं नहीं मिली, पूरी पृथ्वी पे नहीं मिली जो रबड़ी हमने बनाई है। बस ग्राहक आ जाए रबड़ी के बहाने, भले उसमें ओशो के संदेश का पूरा ही सफाया हो जाए। अब मैं कभी देखता हूं इन लोगों को भान भी है कि नहीं है कि ओशो है क्या। मैं कुछ एक थेरेपी ग्रुप्स के फोटो देख रहा था, जहाँ तक मेरी जानकारी है थेरेपी ग्रुप्स के फोटो लेने से ओशो ने मना किया था, क्योंकि आप अगर अंदर जा रहे हो, कुछ कर रहे हो जीपी प्रक्रिया में, और अगर कोई कैमरा लेके घूम रहा तो आपका ध्यान उधर जाएगा, आप बाहर चले जाओगे। और देखो सब नाम तो थेरेपी ग्रुप का ही और कैमरे में उछल कूद कर रहे हैं। ऐसे थेरेपी ग्रुप होता है।
मजाक समझ रखी तुमने मिस्टिक रोज को। ओशो ने इसको कहा कि विपश्यना के बाद मानवता को जो दूसरा वरदान मिला है ध्यान का, वो मिस्टिक रोज है। और मिस्टिक रोज का तमाशा बना के रख दिया, सिर्फ के ग्राहक आ जाए, एक दूसरे के धपल लेकर ये थेरेपी ग्रुप है। शर्म नहीं आती इन लोगों को। ओशो के ऐसे उच्च स्तरीय इंटेंसिव थेरेपी ग्रुप का क्या बचकानापन कर रहे हैं लोग यार। लेकिन बस ग्राहक आ भर जाए, फिर हमारे जैसे ग्रुप बाजी 10 लोग आए, 20 लोग आए, 50 लोग आए। अब संख्या का ऐसा इन सबको पागलपन है। मैं देखता रहता हूं जहां भी कोई आयोजन होता है, 50 लोग आ गए, 200 लोग आ गए, 100 लोग आ गए। अब होता क्या है कि संख्या तो उतनी होती नहीं है, 5-10 लोग। तो मैं हमेशा ना, ये जब से मैं पूना में रह के काम करता था तब जो मेरे फोटो भेजते थे तो मैं देखता था कि मेरे को तो कहते कि 100 लोग आए, लेकिन फ़ोटो देखता था कितने लोग आए। तो मैं आज भी फ़ोटो देखता हूँ। अब गिनती तो लगा रहे 50 की, फ़ोटो में दिख रहे हैं उनके 10। उनके पूड़ियाँ तलने वालों को और उन टेंट वालों को बैठा देते तभी 15 नहीं होते। लेकिन बस संख्या, इतने लोग आ गए, इतने लोगों ने संन्यास ले लिया। अब क्या करोगे तुम इस संन्यास लेके? तुमने संन्यास लिया, सिर्फ क्या कर लिया? ऐसा तुम्हारे जीवन में हुआ क्या? क्या कोई कर्म कांड है कि संन्यास ले लिया जो कुछ घट गई बात? लेकिन जिस इंटेलिजेंस की ओशो बात कर रहे हैं, जिस अंडरस्टैंडिंग की बात ओशो कर रहे हैं, जो ओशो हमें समझाना चाह रहे हैं, जिस राह पे साधना के वो हमें ले जाना चाह रहे हैं, उसके लिए उच्च स्तरीय चेतना चाहिए, प्यास चाहिए, अंदर एक त्वरा होनी चाहिए, और फिर ओशो के काम को ईमानदारी से करने की एक अंदर ललक होनी चाहिए, और उसकी कोई भी कीमत चुकाने की तैयारी चाहिए, जैसे पूना मैनेजमेंट ने दिखाई। अब मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, कई निर्णयों की आप आलोचना कर सकते हो, सहमत हो सकते हो, असहमत हो सकते हो, ये अलग बात है। लेकिन अगर इससे सहमति या सहमति, तो ओशो के आसपास के जो भी लोगों ने काम किए, उनके तो ओशो के शरीर में रहते भी कई कामों से हम सहमत भी होते थे और असहमत भी होते थे। मैं लक्ष्मी के 10 ऐसे काम गिना दूँ जिनसे किसी कीमत में असहमत नहीं हुआ जा सकता। और अंततः तो ओशो ने मना किया ना भी, उसको अपने पद से हटाया, क्योंकि ओशो को भी दिख तो रहा था कि गलतियां हो रही है। इसी तरीके से ओशो बदलते रहे, मतलब कि एक व्यक्ति के काम में कहीं न कहीं कमियां आ गई है, और आती है, ऐसा कोई ये मान भी है, चुप में कोई इसको बहुत वो नहीं मान रहा हूँ। ऐसा ही इंसान होता है, उससे गलतियां भी होती है, उससे अच्छे काम भी होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी का वो कि एक तरफा, ठीक है, कुछ निर्णय ठीक हुए, कुछ निर्णय ठीक नहीं हुए, लेकिन मैं जिस बात को रेखांकित कर रहा हूँ यहाँ पे, वो ये है कि भीड़ बुलाने के लिए किसी भी तरीके का सस्ता, औसत और ओशो के संदेश के विपरीत कार्य तो उन लोगों ने नहीं होने दिया वहाँ पे। अगर वो करते तो आज इतनी भीड़ होती कि वहाँ पे पैर रखने को जगह नहीं मिलती। क्योंकि जो ओशो के शरीर के जाने के बाद हमने जो थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं देखी थी, वो भीड़ बुलाने के लिए बढ़िया थी। कुछ लोग थे जो पूरे भारत से लोगों को मिल रहे थे और पता नहीं क्या क्या, और तमाम तरीके की और सारी गतिविधियाँ चल रही थी। तो भीड़ बुलाने का वो परफेक्ट मॉडल था। लेकिन उस परफेक्ट मॉडल में ओशो फिट नहीं हो रहे थे, ओशो का मैसेज फिट नहीं हो रहा था। और इस जगह मैं कहूँगा, निश्चित रूप से ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट पुणे के लोग मैनेजमेंट ने गजब का साहस दिखाया। नहीं क्या कोई समझौता। और ऐसा हमारी मीटिंगों में बात हुई, जब बात होती थी कि भाई भीड़ बुलाना हो तो कितना आसान है, लेकिन उन लोगों ने वैसा नहीं किया। तो उसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। लेकिन बाहर तो तमाम तरीके की बेवकूफ़ियाँ चल रही है और जम के चल रही है। ग्राहक आ भर जाए, चंगुल में फंस भर जाए, किस बहाने आओगे उस बहाने आ जाए। ये ग्राहक बुलाने का जो काम है ना, ओशो के मैसेज के ठीक विपरीत है। ओशो ने कभी भी ऐसा नहीं चाहा। पूरे जीवन को हम देख के कह सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, आर्थिक सहयोग करिए। सच में बहुत परेशानी है।